आज के इस गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो डेटा साइंस और सांख्यिकी की दुनिया में मतलब एक तरह से मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य विषय है आर प्रोग्रामिंग भाषा। एक ऐसे दौर में जहां हर दिन नए अत्याधुनिक टूल्स और एआई फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आर अपनी जगह कैसे बनाए हुए हैं। हाँ, और इस चर्चा को एक ठोस आधार देने के लिए आज हम दो बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। पहला स्रोत 2026 के लिए डिजाइन किए गए एक बहुत ही विस्तृत आर प्रोग्रामिंग कोर्स का ट्रांसक्रिप्ट है। सही कहा। इसमें बुनियादी डेटा प्रकारों से लेकर जटिल टाइम सीरीज एनालिसिस तक सब कुछ शामिल है। और दूसरा स्रोत एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख है जिसका शीर्षक है द रेजिलिएंट स्टैटिस्टिशियन, एआई के युग में आर का टिका रहना। तो आज के इस विश्लेषण का एक स्पष्ट उद्देश्य है। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हर जगह हावी हो रहे हैं, तब ये पता लगाना जरूरी है कि आर अपनी ये अजेय जगह कैसे बनाए हुए हैं। बिल्कुल। ये डेटा को कैसे समझता है और बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी इसके जरिए डेटा से कैसे खेल सकता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस भाषा के जन्म और इसकी ताकत से शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आर का विकास किसी सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप या बड़ी कॉरपोरेट लैब में नहीं हुआ था। अच्छा जी, 1990 के दशक की शुरुआत में न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट जेंटलमैन और रॉस इहाका ने इसे बनाया था। ओ, तो दोनों के नाम आर से शुरू होते हैं। बिल्कुल, उसी से इसका नाम आर पड़ा। ये दरअसल एस नाम की एक पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा से प्रेरित था जिसे बेल लैब्स में बनाया गया था। आर उसी का एक ओपन सोर्स और ज्यादा उन्नत संस्करण है। ये ऐतिहासिक संदर्भ बहुत काम का है। अक्सर जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो पाइथन का जिक्र हर जगह होता है। मतलब पाइथन बहुत शक्तिशाली है। लेकिन शुद्ध डेटा एनालिसिस और सांख्यिकी में विशेषज्ञ आज भी आर को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, और इसका कारण क्या है? कारण इसके डिजाइन में छिपा है। पाइथन एक जनरल पर्पस भाषा है जिसने समय के साथ पांडास और नुम्पाई जैसे टूल्स से डेटा संभालना सीखा। लेकिन आर इसे विशेष रूप से सांख्यिकी के लिए ही बनाया गया था। मतलब ये डेटा और सांख्यिकी मॉडल्स को अपनी मातृभाषा की तरह समझता है। बिल्कुल सही। जो काम पाइथन में मॉड्यूल्स इंपोर्ट करके कई लाइनों में होता है, वो आर में डिफ़ॉल्ट रूप से बहुत आसानी से हो जाता है। और मुझे लगता है शायद यही वजह है कि गूगल, अमेज़न, ट्विटर और आईबीएम जैसी दिग्गज कंपनियां इस पर इतना भरोसा करती हैं। हाँ, और ये पूरी तरह मुफ्त है। इसके ओपन सोर्स कम्युनिटी सपोर्ट के कारण सी-रैन पर 9000 से अधिक पैकेजों का एक विशाल भंडार है। 9000 मतलब कोई भी नई तकनीक आए उसका पैकेज तुरंत उपलब्ध हो जाता है। एकदम सही। अब इसके इकोसिस्टम को समझने के लिए इसके बुनियादी निर्माण खंडों या बिल्डिंग ब्लॉक्स पर नजर डालना जरूरी है। हाँ, डेटा प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो आर में कुछ मुख्य डेटा प्रकार हैं। लॉजिकल, जो ट्रू या फॉल्स को संभालता है। न्यूमेरिक, जो दशमलव वाली संख्याओं के लिए है। और इंटीजर भी है ना? हाँ, और स्रोत में एक बहुत ही तकनीकी बात है कि आर में इंटीजर को स्पष्ट करने के लिए संख्या के पीछे एल लगाया जाता है, जैसे 3 और उसके साथ कैपिटल एल। मेमोरी बचाने के लिए। और कॉम्प्लेक्स और कैरेक्टर डेटा टाइप्स भी होते हैं टेक्स्ट के लिए। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब इन अलग अलग डेटा प्रकारों को एक साथ रखने की बात आती है तो आर का कोहेजन का जादू सामने आता है। अरे हाँ, कोहेजन। आर में बुनियादी डेटा संरचना वेक्टर होती है और वेक्टर का एक स्ट्रिक्ट नियम है कि उसमें सिर्फ एक ही तरह का डेटा रह सकता है। और यहीं आर बहुत चतुर हो जाता है। अगर हम एक ही वेक्टर में संख्या और अक्षर दोनों डाल दें तो सिस्टम क्रैश होने या एरर देने के बजाय वह सभी को अक्षर यानी कैरेक्टर में बदल देता है। एकदम सही। इसे ही बलपूर्वक या कोवर्जन कहते हैं। वेब स्क्रैपिंग जैसे कामों में जहां डेटा अक्सर अव्यवस्थित होता है, ये कोवर्जन बहुत काम आता है। काम रुकता नहीं है। वेक्टर तो 1D हो गए। इसके अलावा लिस्ट्स होती हैं जिनमें हम अलग अलग प्रकार का डेटा एक साथ रख सकते हैं, जैसे एक डिब्बा जिसमें कई अलग अलग चीजें हों। हाँ, लिस्ट्स काफी लचीली होती हैं। और फिर मैट्रिसेस आते हैं जो 2D होते हैं, रो और कॉलम वाले, लेकिन उनमें वेक्टर की तरह एक ही प्रकार का डेटा होना चाहिए। और इन सबसे ऊपर है डेटा फ्रेम, मतलब आधुनिक डेटा साइंस की जान। बिल्कुल, ये एक्सेल शीट की तरह है, 2D, और इसमें अलग अलग प्रकार का डेटा हो सकता है।
आर में एम्प्टी कार्स और आइरिस जैसे इनबिल्ट डेटा सेट्स इसी के उदाहरण हैं। हाँ, मैंने स्रोतों में इन डेटा सेट्स के बारे में पढ़ा है। मशीन लर्निंग मॉडल्स टेस्ट करने के लिए ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। सही कहा। अब एक बार डेटा फ्रेम में आ गया तो असली चुनौती शुरू होती है, डेटा की सफाई। असल दुनिया का डेटा बहुत अव्यवस्थित या मेसी होता है। बिल्कुल, और इसे साफ करने के लिए आर के टाइडीवर्स इकोसिस्टम में टाइडी आर पैकेज बहुत शानदार है। इसके 4 मुख्य फंक्शन हैं जो कमाल करते हैं। कौन कौन से? पहला है गैदर, जो चौड़े डेटा को लंबा करता है। दूसरा है स्प्रेड, जो लंबे डेटा को वापस चौड़ा करता है, मतलब अनस्टैकिंग। हाँ। फिर सेपरेट है, जो एक कॉलम में फंसी कई चीजों को अलग अलग कॉलम में बांटता है। और चौथा है यूनाइट, जो कई बिखरे हुए कॉलम को एक में जोड़ देता है। तो डेटा एकदम साफ और सुव्यवस्थित हो गया। अब काम की चीजें कैसे निकालें? उसके लिए स्रोत में डिप्लॉय और पैकेज का जिक्र है। इसे डेटा मैनिपुलेशन का व्याकरण भी कहते हैं। हाँ, स्रोत में न्यूयॉर्क की उड़ानों वाले NYC फ्लाइट्स 13 डेटा सेट का बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। 3 लाख से ज्यादा उड़ानें। इतने विशाल डेटा पर डिप्लॉयर मक्खन की तरह काम करता है। फिल्टर फंक्शन से हम सिर्फ एक खास महीने की उड़ानें खोज सकते हैं, जैसे सिर्फ 7वें महीने की। बिल्कुल। और म्यूटेट फंक्शन से म्यूटेट से हम गणित लगाकर नया कॉलम बना सकते हैं ना? हाँ, जैसे अराइवल डिले और डिपार्चर डिले को जोड़कर ओवरऑल डिले का एक नया कॉलम बना लिया। और अंत में समराइज फंक्शन से कुल योग या औसत निकाला जा सकता है। ये डेटा पाइपलाइन बहुत कुशल है, लेकिन सिर्फ नंबर देखकर पैटर्न समझना इंसानी दिमाग के लिए थोड़ा उबाऊ और मुश्किल हो सकता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो डेटा को एक ऐसी भाषा में बदलना जरूरी है जिसे आंखें तुरंत समझ सकें। डेटा विजुअलाइजेशन। बिल्कुल। और आर में ggplot2 इस काम का उस्ताद है। ये कोई साधारण चार्ट बनाने वाला टूल नहीं है, ये ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स पर काम करता है। ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स मतलब ग्राफ को अलग अलग परतों या लेयर्स में बनाना। हाँ, सबसे पहले डेटा की परत होती है, फिर एस्थेटिक्स की परत जो तय करती है कि एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, वाई पर क्या जाएगा और रंग क्या होगा। और अंत में जियोमेट्रीज जो बताती हैं कि ग्राफ कैसा दिखेगा। हिस्टोग्राम होगा, बॉक्स प्लॉट होगा या स्कैटर प्लॉट। बिल्कुल। हवा की गति या किसी चीज की फ्रीक्वेंसी देखनी हो तो हिस्टोग्राम, आउटलायर्स पकड़ने हो तो बॉक्स प्लॉट, और 2 चीजों के बीच का रिश्ता देखना हो तो स्कैटर प्लॉट। और इसका उद्देश्य 2 तरफा है, खुद समझने के लिए एक्सप्लोरेटरी और दूसरों को समझाने के लिए एक्सप्लेनेटरी। सही कहा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये सब रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए स्रोतों में जर्मनी की ऊर्जा का एक बहुत ही शानदार टाइम सीरीज एनालिसिस दिया गया है। टाइम सीरीज डेटा जो समय के साथ इकट्ठा किया जाता है। जी, ये OPSD यानी ओपन पावर सिस्टम डेटा है। 2006 से 2017 तक जर्मनी की बिजली खपत और उत्पादन का रिकॉर्ड। ये तो लाखों रोज का डेटा होगा। सिर्फ नंबर देखकर तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन जब आर से इसे विजुअलाइज किया गया तो जो पैटर्न उभरे वो हैरान करने वाले थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि बिजली की खपत सर्दियों में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि लोग हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों में ये काफी कम हो जाती है। और ऊर्जा उत्पादन के ग्राफ भी बहुत दिलचस्प थे। सौर ऊर्जा गर्मियों में सबसे ज्यादा होती है, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन पवन ऊर्जा सर्दियों में चरम पर होती है। हाँ, क्योंकि सर्दियों में तूफानों और तेज हवाओं के कारण पवन चक्कियां अपनी पूरी क्षमता पर चलती हैं। ये तो मैक्रो लेवल की बात हुई। माइक्रो लेवल पर भी कुछ दिलचस्प दिखा था ना? बिल्कुल। वीकडेज यानी काम के दिनों में कारखानों की वजह से बिजली की खपत का ग्राफ आसमान छूता है और वीकेंड्स पे एकदम नीचे आ जाता है। और सबसे बड़ा डिप जो था वो दिसंबर के अंत और जनवरी के पहले हफ्ते में था। हाँ, छुट्टियों का मौसम, कारखाने बंद रहते हैं तो ग्राफ में भारी गिरावट आती है। ये डेटा और आर की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। सच में ये पैटर्न सिर्फ डेटा के बड़े बड़े नंबरों में खो जाते अगर आर के बेहतरीन विजुअलाइजेशन टूल्स नहीं होते। बिल्कुल सही। तो आज के इस विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आज के इस दौर में जहां चारों तरफ सिर्फ डेटा ही डेटा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वहां आर सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक जादुई चश्मा है। हाँ, ये भारी भरकम जानकारी के बीच छिपे हुए पैटर्न को खोजने का चश्मा है। डेटा को समझना और उसमें से सही अर्थ निकालना आज का सबसे अहम कौशल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने देखा कि आर को विशेष रूप से केवल सांख्यिकी के लिए बनाया गया था, और यही वजह है कि AI की आंधी और पाइथन जैसी भाषाओं के बीच भी ये शान से खड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम भविष्य को गलत नजरिए से देख रहे हैं? क्या मतलब?
मेरा मतलब है हमेशा ये माना जाता है कि तकनीक का भविष्य वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ऐसी भाषा की ओर जा रहा है जो सब कुछ कर सके। लेकिन आर का टिका रहना एक अलग ही कहानी कहता है। बिल्कुल। क्या ये संभव है कि कोडिंग का भविष्य सब कुछ करने वाली भाषाओं की ओर नहीं, बल्कि हर विशिष्ट काम के लिए बनी अत्यधिक विशिष्ट भाषाओं, यानी हाइपर स्पेशलाइज्ड डोमेन लैंग्वेजेस की ओर जा रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जो अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय सटीकता प्रदान करेंगी? तो जब अगली बार किसी विशाल डेटा सेट का सामना हो तो इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के लिए इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले किसी दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।